एवरीवन, तो हमने बात करी प्रीलिम्स के बारे में, अर्थात एंट्री गेट के बारे में। अगर हमें यूपीएससी को क्लियर करना है ऑल ओवर, तो सबसे पहला जो एंट्री गेट है वो प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स के बाद हमने मेंस की भी बात कर ली, हमने एज लिमिट भी देख ली, हमने अटेम्प्ट्स के बारे में भी बात कर ली, और साथ ही साथ जीएस पेपर 1 का डिटेल्ड अध्ययन भी कर लिया, उसको पूरा देख लिया कि उसमें क्या क्या आता है। आज हम जीएस पेपर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। एक बात और, अगर आपको ये सिलेबस देखने में बहुत लंबा हो रहा है, लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि बहुत लंबा है, कैसे हो पाएगा, तो सच में नहीं हो पाएगा। झूठ, देखिए सीधी सी बात है कि जब आपको चीज़ें ही ये बड़ी लग रही हैं, वैसे मेरा मानना तो ये है कि वो कहते हैं ना, डराने वाली चीज़ होती है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, तो ये वाली बात यहाँ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। मैं ये नहीं कहती कि परीक्षा कठिन नहीं है, परंतु उनके लिए कठिन है जो इसको ईमानदारी से, जो इन्होंने मांग की है उसको पूरा नहीं करते, उसको फुलफिल नहीं करते। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपको सिलेबस जब आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा है, तो सच में आप नहीं कर पाएंगे। परंतु बिल्कुल ऐसा ही है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने सारी चीज़ें लिख दी हैं इसमें एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में कि ये चीज़ें पूछी जाएंगी। परंतु ये सब चीज़ें इतनी अच्छी, अगर आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे ना, आप ईमानदारी से, आप लगन से पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि आप इंटरेस्ट से चीज़ें करना शुरू करेंगे, तो सच मानिए आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने प्री मेंस सारी चीज़ें कवर कर ली। और इंटरेस्ट आएगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि ये अब तक तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मेरे देश के बारे में ये चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी, ये भी होता है, ऐसा मुझे पता ही नहीं था। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती जाएंगी। परंतु अगर आप ये देखेंगे इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा, तो सच में नहीं हो पाएगा। अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो फिर आप तैयारी करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आराम से 1-1.5 साल अगर आपने सोचा है कि मैं यूपीएससी दूंगा, तो सब कुछ छोड़ के 1 से 1.5 साल, अगर आपकी स्पीड अच्छी, आप और कुछ काम नहीं करते, जॉब वगैरह नहीं करते, तो 6 से 7 महीने भी ठीक रहते हैं। आप ऑल ओवर काम अगर 6 से 7 महीने लगा और आप लगातार कंटिन्यूटी में ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो भी कवर कर लेंगे। परंतु अगर आप जॉब भी करते हैं या कुछ काम कर रहे हैं साथ में, तब 1 साल तो कम से कम चाहिए तैयारी के लिए। और उसमें आप ऐसा नहीं, अब ये एग्ज़ाम निकल रहा है, आप उसको फॉर्म डाल रहे हैं, अब ये निकल रहा है, तो आप माइंडली डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये भी करना है, वो भी, 6 महीने इसकी किताब उठा ली, 6 महीने इसकी। अरे एक चीज़ कीजिए, जब एक बार आप किसी भी चीज़ की तैयारी कंप्लीट कर लेते हैं, पहला तो आत्मविश्वास वहीं जाग जाता है। जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठते हैं ना, हो सकता है तब आप क्लियर ना कर पाए, मैं नहीं कहती फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर कर लेते हैं, कई बार नहीं कर पाते, तब कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर आते हैं कि हाँ ये सब आता था, पर माइनर सी छोटी सी मिस्टेक मेरी यहाँ थी, ये मेरा सब्जेक्ट थोड़ा वीक रह गया, इस पर अगली बार मेहनत करूँगा तो चीज़ें आराम से हो जाएंगी। तो यही बात है कि यहाँ पर ऐसा ही है कि देखने में बड़ा है, हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और। दिखाने के वो लंबे से दांत होते हैं, परंतु जब आप हाथी के अंदर के खाने वाले दांत देखेंगे वो नॉर्मल ही होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है कि हम डर जाते हैं चीज़ें, कोई बड़ी सी चीज़ देख ले, पहाड़ देख ले, अरे कैसे चढ़ पाएंगे। परंतु उन्हें भी तो देखिए, जिन्होंने चढ़े हैं वो पहाड़, तो बिल्कुल चढ़ने का तरीका भी होगा, रास्ता भी होगा और चढ़ भी सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना समझिए। अब मैं आपको जीएस पेपर 2 का सिलेबस बताऊंगी डिस्क्रिप्टिव वे में, पूरा डिटेल्ड कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। परंतु सच में कहने को बड़ा है, परंतु आराम से अगर आप चीज़ें करते जाएंगे तो आराम से, बहुत आराम से कवर अप हो जाएंगी चीज़ें। कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा खाओ सारा खा जाओगे। चलिए, अगर आपके सामने आपकी मनपसंद चीज़ भी रख दी जाए और उसे कह दिया जाए कि आप सारी एक साथ ख़त्म कर दीजिए, नहीं कर सकते ना, परंतु अगर आपसे कोई कहे कि भाई पूरे दिन में ख़त्म कर लियो, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, थोड़ा खा लिया, भूख लगी, घूम फिर के आए, डाइजेस्ट हो गया, फिर खा लिया। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए, चीज़ें करिए, आप कंप्लीट चीज़ें पता भी नहीं चलेगी आपको, परंतु ईमानदारी रखना, कंटिन्यूटी रखना, तभी। चलिए, जीएस पेपर 2 में क्या है,
संविधान, राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय। अर्थात संविधान अर्थात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में क्या है, राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, जिसे आप कह सकते हैं पॉलिटी, ऑल ओवर पॉलिटी विद कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान के सही, संविधान भी देखना है कि संविधान में क्या है, और साथ ही साथ हमारा शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता है, हमारी शासन व्यवस्था कैसी है। और क्या आता है इस पेपर में, इसमें आता है सामाजिक न्याय अर्थात सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के बारे में आता है जीएस पेपर 2 में। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसे हम शॉर्ट में आईआर बोलते हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट इस जीएस पेपर 2 में आते हैं। अब देखते हैं इनके अंदर क्या है। भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, यानी कि कब से शुरू हुआ, कैसे बनना शुरू हुआ, चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, ऐतिहासिक आधार, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका विकास, इसमें संशोधन, इसके महत्वपूर्ण प्रावधान व बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, इन सारी बातों के बारे में भी इस पेपर में पूछा जाता है। संघ व राज्य अर्थात केंद्र और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय व उसकी चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर क्या, निचले स्तर पर, जैसे पंचायत होते हैं, ग्राम सभा वगैरह होती है ना, स्थानीय स्तर पर जो सरकार होती है, तो स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, कैसे वहाँ तक धन वित्त पहुँचाया जाता है, कैसे हस्तांतरण होता है, क्या तरीका है वित्त हस्तांतरण का, तो वही है स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण व उसकी चुनौतियाँ, वहाँ तक चुनौतियाँ क्या हैं। कहते हैं ना कि 4 पैसे सरकार की तरफ से निकलते हैं तो 1 पैसा ही पहुंचता है, तो क्या क्या चुनौती हैं, कैसे उनको हटाया जा सकता है, कैसे बिचौलिए हटे, कैसे पारदर्शिता लाई जाए चीज़ों में, ये सारी बातें। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, जैसे हमारे यहाँ केंद्र राज्यों में भी शक्तियों का पृथक्करण है, केंद्र में भी विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका शक्तियों का पृथक्करण है, तीनों की अपनी अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो ये है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। विवाद निवारण तंत्र, यानी कि अगर कोई विवाद होता है, कोई मुद्दा उठता है, किसी मुद्दे पर विवाद होता है, तो उसका निवारण कैसा है, कि कौन से तंत्र के माध्यम से, किस संस्थान के माध्यम से निवारण किया जाएगा, तो वही है विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। अब वित्त से संबंधित विवाद है तो बिल्कुल वित्त मंत्रालय, कोई न्यायपालिका, हर चीज़, सब कुछ ऑल ओवर पढ़ना पड़ता है इसमें। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, यानी कि जो हमारी भारतीय संविधान की योजना है, हमारा संविधान है, उसकी तुलना अन्य देशों के साथ, कि अगर इस हमारा देश संविधान, हमारी योजनाएं यहाँ से कैसे बेहतर हैं, कैसे अच्छी हैं, या क्या कमियां हैं, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, ये सारी बातें। संसद और राज्य विधायिका संरचना, यानी कि केंद्र और राज्य की जो विधायिका है उसकी संरचना, कार्य संचालन की शक्तियां व विशेषाधिकार व इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, इनके बारे में पढ़ा जाएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 तरीके, एक विधायिका होती है, विधायिका अर्थात संसद आप कह सकते हैं, और कार्यपालिका जो विधायिका कानून बनाती है उनको लागू कौन करती है, कार्यपालिका, और कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका को देखती है कि भाई सही तरीके से लागू हुआ है, संवैधानिक तरीका है, चीज़ें हैं, तो न्याय करती है। तो यही है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना क्या है, उसके संगठन और कार्य। सरकार के मंत्रालय व विभाग जैसे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उनके विभाग, साथ ही साथ प्रभावक समूह व औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जो भी संघ, कोई संगठन, कोई भी औपचारिक अनौपचारिक संगठन बना लिए जाते हैं, उनकी भूमिका, क्या भूमिका है उनकी केंद्र में, तो ये सारी बातें, उनकी शासन में क्या भूमिका है, क्या इम्पैक्ट है उनके, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे इसमें पेपर 2 में। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, आपको पता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, उसमें जिक्र भी हुआ है इसका। निर्वाचन आयोग, जब हमने पढ़ा है, निर्वाचन से संबंधित सुधार पढ़े हैं, वहाँ पर इसका जिक्र भी हुआ है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये पढ़ी जाती हैं। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति
कैसे कोई अपॉइंट किया जाता है संवैधानिक पदों पर, नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, उनकी पावर क्या है, जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, निकाय हैं, उनकी क्या पावर है, तथा कार्य तथा उत्तरदायित्व, उनके क्या कार्य हैं, उनकी क्या शक्तियां, उनके क्या उत्तरदायित्व है, ये सारी बातें भी इसमें अर्थात पेपर 2 जीएस पेपर 2 में अर्थात पॉलिटी में पढ़ी जाती हैं। सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, जैसे कुछ ऐसे न्यायिक संस्थान हैं जो न्यायिक तरीके से, पूरा तरह आप न्यायालय नहीं कह सकते, परंतु वो अर्ध न्यायिक होते हैं, कुछ न्यायिक प्रक्रिया में कार्य करते हैं, न्यायिक प्रक्रिया का कार्य करते हैं, भाग लेते हैं, न्यायपालिका के बोझ को कम करने के लिए ऐसे निकाय बनाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी बात की जाती है, उनकी क्या विशेषता है, कैसे कार्य करते हैं, क्या होना चाहिए उनमें, क्या नहीं होना चाहिए, सारी बातें हम इसमें देखते हैं। उसके पक्ष विपक्ष सारे पहलुओं पर चर्चा की जाती है। सरकारी नीतियों, जो भी गवर्नमेंट स्कीम बनाई जाती है, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, यानी कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम बनी है उन क्षेत्रों में उसके विकास से लेकर उसमें के इम्प्लीमेंटेशन से लेकर उससे उत्पन्न कुछ विषय हो जाते हैं, कुछ वाद विवाद हो जाते हैं, जो भी होता है उसके बारे में ऑल ओवर आप कह सकते हैं सरकारी नीतियों के बारे में भी हम पढ़ते हैं जीएस पेपर 2 अर्थात पॉलिटी में। विकास प्रक्रिया तथा विकास, यानी कि विकास की प्रक्रिया क्या है और विकास क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। उद्योग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह जिन्हें आप एनजीओ बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाएं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों के लिए, जनों के लिए, आम नागरिकों के लिए के हित में काम करती हैं, एनजीओज होते हैं ऐसे, तो उनके बारे में भी पढ़ते हैं। संस्थाओं, संस्थागत व अन्य पक्षों की भूमिका, तो ऐसी इनकी क्या भूमिका है देश में, शासन व्यवस्था में, जनजीवन में, ये सारी बातें पढ़ते हैं। केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए, जैसे कुछ अति संवेदनशील वर्ग हैं, जैसे जिनका कोई कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अभी पिछड़े हुए हैं, कैसे उनको ऊपर उठाया जाए, उनके लिए नीतियां बनाई जाती हैं। आप कह सकते हैं आरक्षण की सुविधा एक तरीके से, तो वही चीज़ आरक्षण के बारे में समय समय पर मांग उठती रहती है, यही चीज़। तो केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, कि कैसे क्या योजनाएं बनाई जाए, इनका कार्य कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय, जो भी इनकी रक्षा के लिए संस्थाएं होती हैं जिसके माध्यम से सारी नीतियां इम्प्लीमेंट की जाती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना जाता है। जैसे आप कहते हैं जो हमारी गवर्नमेंट है विधवा पेंशन भी चलाती है, भाई राज्य सरकारें भी चलाती हैं, बेरोजगारी भत्ता, मनरेगा जैसे कार्यक्रम, तो ये सारे कार्यक्रम भी हमें पढ़ने पड़ते हैं, जन कल्याणकारी ही कार्यक्रम है ये। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, जो भी स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, जो भी आप ऑल ओवर कह सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं, ये सारा आता है किसमें, हमारे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। तो स्वास्थ्य, विकास, प्रबंधन के जो भी हमारे सामाजिक इशू होते हैं, सोशल इशू, जो भी, जैसे 3 तलाक का मुद्दा हो गया, सोशल इशू था, तो ये सारे मुद्दे इसमें पढ़े जाते हैं। क्लियर। गरीबी और भूख से संबंधित विषय, कैसे गरीबी को कम किया जाए, कितनी भूख है, कैसे भूख को कम किया जाए, इससे संबंधित जो भी विषय है, कैसे कार्यक्रम चलाए जाएं, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको कैसे लागू किया जाए, क्या कमी क्या खामियां हैं, कैसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है, तो यही बात है यहाँ पर की जा रही है कि गरीबी और भूख से संबंधित विषय। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, शासन में कैसे पारदर्शिता लाई जाए, कैसे उसको जवाबदेह बनाया जाए। ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कैसे कहते हैं ना, कम आराम से आप देखते हैं कि न्यायपालिका को भी कह रहे हैं कि भाई उसकी सुनवाई भी ऑनलाइन हो, ये सब चीज़ें हों, तो ऑनलाइन फोकस करना।
तो ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायित्व अर्थात यह संस्थागत अन्य उपाय, ये बहुत सारे जो भी ऑल ओवर आप देखते हैं शासन से संबंधित, सोशल जस्टिस से संबंधित, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ते हैं। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, यानी कि आप अगर आप यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, सिविल सेवक बनते हैं, तो आपकी क्या भूमिका है लोकतंत्र में, आपकी भूमिका कैसी होगी। और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतंत्र में सिविल सेवकों की। मैं आपको पार्लियामेंट भी पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे महासचिव पढ़ा रही हूँ। महासचिव भी एक सिविल सेवक, सिविल सेवा के थ्रू ही जाता है। सिविल सेवा यानी कि आप लोग ही तो जनता तक जुड़ते हैं, आप लोग ही तो वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वो जो स्कीम बनाई जाती हैं, जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है कि किस तरीके से लागू की जाएंगी, कैसे जन जन तक पहुँचाया जाए चीज़ें, कैसे जन जन तक जो भी उनके लिए स्कीम आई हैं, सुविधाएं आई हैं, उनको तक पहुँचाया जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतंत्र में सिविल सेवकों की। तथा भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, ये हो गया आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप IR, जैसे भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे है, भारत चीन, भारत श्रीलंका, भारत अमेरिका, बहुत सारे ऑल ओवर आजकल तो बहुत बड़े स्तर पर जो जो देश के नाम सुने नहीं थे ना जब से मोदी जी सरकार में आए, अर्थात बीजेपी की गवर्नमेंट है और सरकार के प्रमुख हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो काफ़ी देशों में गए हैं बहुत लंबे स्तर पर। ये IR का पोर्शन पहले बहुत छोटा रहता था, परंतु अब बड़े स्तर पर फैल गया है, ब्रॉड स्तर हो गया है। कभी यहाँ पे कभी वहाँ पर जा रहे हैं, तो जिन छोटे छोटे देशों की भी यात्राएं करी है। तो यही है कि भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, भारत और पड़ोसी संबंध इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हम वर्ल्ड से भी तो संबंध पढ़ते ही पढ़ते हैं, परंतु पड़ोसी संबंध देखिए लिखा ही गया है, पड़ोसी संबंध अर्थात पड़ोसी, जैसे हमारे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है, तो उनसे संबंध, पड़ोसी देश से संबंध बहुत महत्वपूर्ण स्तर पर कहा गया है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह जैसे G20, G7, आसियान, ये सारे समूह, और भारत से संबंधित तथा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, जो भी ये आपस में करार करते हैं, भाई ये आप करिए, इस तरीके से काम होगा, 2+2 वार्ता, 2+2 डायलॉग, ये सारी चीज़ें, ये सारे समूह इनसे हम पढ़ते हैं, IR के अंदर ही पढ़ते हैं। भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव प्रवासी भारतीय, यानी कि जो भी विकसित तथा विकासशील देश हैं उनकी नीतियों का भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे एग्जाम्पल स्वरूप खाड़ी देश हैं, खाड़ी देश में सब ऑयल, पेट्रोल, फ्यूल आप कह सकते हैं बहुत बड़े स्तर पर होता है, कच्चा तेल, तो हम वहाँ से आयात करते हैं। अगर वहाँ पर कोई युद्ध छिड़ जाए, और भारत ही क्या पूरे देश में ऑल ओवर इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि खाड़ी देशों में ही ज़्यादातर ये सारी चीज़, वहाँ पे पानी महंगा है, तेल के बेआफ पर अगर आप देखें तो पानी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि वहाँ पे तेल के ही कुएं नीचे पानी इतना नहीं है, तब ऑल ओवर वर्ल्ड पर इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत पे भी पेट्रोल महंगा हो जाता है, कहते नहीं भाई पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे ही पहले ये भी कहा जाता था कि अमेरिका को अगर ज़रा सी छींक भी हो जाए तो बाकी देशों का गला ख़राब होना तो इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि बाकी देशों का तो गला ख़राब ज़रूर ही होगा, इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है बड़े स्तर पर एक दूसरे देशों का। अब तो वैसे भी वैश्वीकरण का युग है, एक देश में कुछ हुआ तो दूसरे देश पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। यानी कि कुछ ऐसा नहीं है कि भाई हमारे देश में कुछ, अब कोरोना को ही देख लीजिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस पैंडेमिक में महामारी को ही देख लीजिए, कितने बड़े स्तर पर पूरे वर्ल्ड पर इसका प्रभाव पड़ा है। आप नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ एक ही देश पर इसका प्रभाव है, ऑल ओवर वर्ल्ड पर इसका व्यापार पर, सब चीज़ पर प्रभाव पड़ा है। तो यही चीज़ है, यही। और साथ ही साथ प्रवासी भारतीय जो भारत से बाहर रह रहे हैं, प्रवासी भारत से काम करने के लिए भी कुछ लोग बाहर जाते हैं, तो उनसे संबंधित बातें भी, उनकी रक्षा, उनके अधिकार, इन सब चीज़ों के बारे में भी बातें करते हैं। उनके हमारे यहाँ क्या अधिकार है, हम वहाँ पर जाके कैसे उनकी रक्षा कर सकते हैं, भाई हमारे देश का नागरिक वहाँ रह रहा है तो हम कुछ राइट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और मंच, उनकी संरचना और अधिदेश, जैसे WHO,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके की बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो उनकी संरचना क्या है, उनके कार्य क्या हैं, इन सब के बारे में भी हम बात करते हैं जीएस पेपर 2 में। तो आज हमने ये पूरा पेपर देख लिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैं फिर आपसे कहती हूँ कि रियलिटी में ये सिर्फ देखने में बड़ा है, परंतु अगर आप ईमानदारी से आपने एक बार ठान ली कि मुझे ये क्लियर करना है, तो सच मानिए बहुत आसान है। आराम से चलिए, बिना किसी टेंशन के चलिए, अपने आप को एक टाइम दीजिए कि इतना टाइम मैं तैयारी को दे रहा हूँ, फिर मैदान में उतरूंगा। अरे बिना तैयारी, बिना हथियार के आप जंग में जाएंगे तो हारेंगे ही ना, जीतने की तो आशा ही मत कीजिएगा। हमें एग्ज़ाम तभी भारी लगता है जब हम बिना तैयारी के उतर जाते हैं, या हमें जंग में तभी हारते हैं जब हम बिना हथियार के वहाँ जाते हैं। भाई हम जंग लड़ने जा रहे हैं तो उसके कुछ हथियार, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन, कुछ तौर तरीके तो होंगे, वो सब फॉलो कीजिए, चीज़ें उनको सीखिए, उस रूल्स को सीखिए, उस बारीकी को सीखिए और जाइए, फिर देखिए कैसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। चलिए आज के लिए फिर इतना ही है, धन्यवाद। आगे हम जीएस पेपर 3 और 4 के बारे में भी बात करेंगे। ओके।